बजाज इंडस्ट्री लाइफ स्पैन 1926 से 2026। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पितृदोष की। पितृदोष क्या होता है और कैसे, कब उदित होता है और कैसे उसका प्रभाव पत्रिका में दिखाई देता है। पहले बात कर लेते हैं कि हम भीष्म पितामह की। तो देखिए, 100 ईयर्स या 100 जन्मों की बात है। पितृदोष में जब रेफरेंस में स्क्रिप्चर्स में आता है तो 100 जन्मों की बात आती है। तो हम कलयुग में समय को देखते हुए हम 100 वर्ष को ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ डिस्कस करना जरूरी समझा, क्योंकि जब भी कोई पत्री लेकर के आता है तो उसे बताओ कि पितृदोष है तो वो बहुत परेशान होते हैं और कहते हैं कि हमने तो मैडम पूजा भी करवा ली, हमने बनारस में भी करवा ली, हरिद्वार में भी करवा ली, ये भी करवा लिया, हमने ऐसा दान भी कर लिया, सब कुछ हो गया, तो क्या पितृदोष अभी तक खत्म ही नहीं हुआ? बहुत वैलिड क्वेश्चन, बहुत सही बात है। दूसरा क्या है कि पितृदोष और पितृ ऋण को लेकर के अक्सर जो है थोड़ा सा जातक कंफ्यूज रहते हैं। तो उसका डिटेल कंपैरिजन हम कहीं फिर वीडियो में करेंगे। आज हम बात करने वाली हूं कि बजाज इंडस्ट्री का पतन 2026 तक निश्चित है। 2026 के बाद आप देखेंगे शनि मीन में चल रहे हैं, जब तक शनि मीन में है आप देखिएगा तब तक बजाज इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। आप जानते ही हैं कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, फिनसर्व हैं, वो भी जो स्कैंडल्स में है। जो रामपुर की शुगर मिल है, लखीमपुर खीरी की शुगर मिल है, वहां पे फार्मर्स का पैसा नहीं दिया गया, गन्ना फार्मर्स का, वह भी जो कंपनियां हैं वो ऑक्शन के लिए है, नीलामी होने की कगार पर है। और बहुत सारे उनके 40 तरह की उनकी इंडस्ट्रीज है। ई रिक्शा उन्होंने लॉन्च किया, ई रिक्शा उनका नहीं चला, जबकि उनके कंपैरिजन में जो छोटी कंपनियां हैं, लोकल कंपनियां हैं, वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं। इसी प्रकार से टोटल एक रफली हम माने तो 40 इंडस्ट्रीज जो है बजाज इंडस्ट्री के अंतर्गत आती हैं, जिसमें कि फार्मास्यूटिकल्स है, फूड है, हेल्थ केयर है, ऑटो है, शुगर हो गया, क्लोथिंग भी है, डायमंड बिजनेस भी है। इस तरह से मिला जुला करके दोस्तों इलेक्ट्रिकल्स भी हैं। तो टोटल जो है 40 हैं। और आप सभी जानते हैं कि 2002 से 2008 तक जबरदस्त फैमिली फ्यूड चला और उसको जो है फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से फिर उसको सेटल किया गया। एक दूसरे को कंपनियां बेची गई, जो भी हुआ फैमिली में ही। जबकि राहुल बजाज बहुत प्राउडली उन्होंने जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कैंपस में स्कूल ऑफ बिजनेस, हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस में उन्होंने इंटरव्यू दिया था और बड़े प्राउडली कहा था कि आई ओन द फैमिली बिजनेस, बहुत ही प्राउडली। और उन्होंने कंपेयर भी किया था कि फैमिली मैनेजर्स जो होते हैं और प्रोफेशनल मैनेजर्स, उसमें क्या डिफरेंस होता है। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, और यह मैं बताने वाली हूं, पितृदोष की वजह से उनकी यह इंडस्ट्री पूर्णतः समाप्त होने वाली है। और इस वर्ष में 2025 में आप देखिएगा बहुत सारी घटनाएं जो हैं, बहुत कुछ होगा इस परिवार में। आइए अब मैं बात करती हूँ कि जो 100 जन्मों की बात है, जब भीष्म पितामह कांटों की शैया पर लेटे थे, तीरों की शैया पर लेटे थे, तो उन्होंने प्रश्न किया लॉर्ड कृष्णा से, महाराज मैं यहाँ क्यों हूं? मैंने 99 जन्मों में कोई भी बुरा कर्म नहीं किया, तो फिर मैं ये कष्ट क्यों भोग रहा हूं? तब लॉर्ड कृष्णा ने कहा 99 के पीछे जाओ, 100वें जन्म में जाओ। ये तुम्हारा 100वां जन्म है, बिल्कुल ठीक है। 99 जन्मों में आपने कोई बुरा कर्म नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, लेकिन 99 से पहले जाएं। एक जन्म और उन्होंने दिखाया कि एक हिरनी है जहाँ पे भीष्म पितामह राजकुमार हैं और वो आखेट में निकले हैं, शिकार पे निकले हैं, और हिरनी को जो है वो तीर लगाते हैं। जब तीर लगता है, घायल होती है, तो गिरती है जब, तो वो कांटों की झाड़ी में गिर जाती है। तो उस हिरनी से बद्दुआ निकलती है कि जिसने भी मुझे जख्मी किया है वह भी एक दिन कांटों की शैया पर होगा। तो लॉर्ड कृष्णा ने कहा कि देखा राजन, ये पितृदोष है। तो उन्होंने कहा महाराज कि ये पितृदोष है तो 99 जन्मों में ये उदित क्यों नहीं हुआ? 99 जन्मों में मुझे कष्ट मिल सकते थे इस गलती की वजह से। तब लॉर्ड कृष्णा ने कहा राजन,
ये उदित कब हुआ? बात यह है कि पिछले 99 जन्म तुम्हारे बहुत शुभकारी थे, वहां आपने कोई भी पाप कर्म नहीं किया, इसलिए यह पितृदोष जो था वो उदित ही नहीं हुआ। ये इस जन्म में आपके उदित हुआ। अब ये उदित क्यों हुआ? क्योंकि आप राज दरबार में बैठे रहे और क्या देखा आपने? आपने कौरवों का विरोध नहीं किया। जब वहां पर जो हो गया था, पांडव हार गए थे, तो वो आपको याद आ गया होगा कि वह क्या शकुनी की शरारत थी। आप दोष उसे शकुनी की शरारत कह सकते हैं कि मामा की वजह से जो उदित हुआ, नहीं, वो मामा की वजह से नहीं हुआ। उन्होंने एक महिला को नग्न होते हुए देखा, वो नजरें झुकाकर बैठे, भीष्म पितामह नजरें झुकाकर बैठे, लेकिन उन्होंने कौरवों को दंडित नहीं किया, डांटा नहीं, और उस राजसभा से उठकर चले जाते, वह उठकर भी नहीं गए। तो उन्होंने कहा कि राजन, ये दोष था आपका, जब आपने, क्योंकि वह हिरनी थी, वह भी फीमेल थी, और अब जब फिर से फीमेल के प्रति अत्याचार हुआ, तब यह आपका जो पितृदोष है, जो आपका किया गया, आपके द्वारा किया गया जो दोष है, वो उदित हो गया, और उसकी वजह से आप इस कष्ट में हैं। तो दोस्तों, ये बात है पितृदोष की। तो पितृदोषों का ऑफ कोर्स निदान होता है, पितृदोषों की शांति होती है, लेकिन पितृदोषों को पितृदोष क्या है? आप जो आज बुरे कर्म कर रहे हैं, वो आपके जनरेशन के पितृदोष बन जाएंगे। और ये मेरा रिसर्च है दोस्तों, शोध है इसमें, कि तीसरी जनरेशन में तो वह दोष दिखाई ही दे जाएगा। आज इस जन्म में अगर आप किसी के परिवार को कोई कष्ट पहुंचाते हैं, किसी भी तरीके से किसी की फसल को कष्ट पहुंचाते हैं, किसी वर्कर के पेमेंट नहीं देते हैं, किसी का खून पसीने की मेहनत की कमाई उसे नहीं देते हैं, दबा जाते हैं, तो वह आपकी थर्ड जनरेशन की पत्री में तो डेफिनेट वो दिखाई देगा पितृऋण। अब ये बात करते हैं राहुल बजाज जी की। राहुल बजाज जी के पिता जो हैं जमनालाल बजाज जी, जो कि अडॉप्टेड चाइल्ड थे, वो अपने घर में 5 पुत्रों में सबसे छोटे थे और अडॉप्टेड चाइल्ड थे जमनालाल बजाज जी जो हैं। तो दोस्तों, और फिर उनको जो है महात्मा गांधी जी ने भी अडॉप्ट कर लिया था। एक ये भी बड़ी अजीब बात है कि महात्मा गांधी जी के तो अपने 2 बेटे थे, तो फिर उन्होंने ये अडॉप्शन क्यों किया? तो अब देखिए, उनके अपने पहले पितृऋण है, ताकि उनका अपने माता पिता से छुटाव हुआ, वो वहां से छूटे, और फिर वो बजाज परिवार में अडॉप्ट किए गए। फिर आगे से और क्योंकि वो महात्मा गांधी के अडॉप्टेड हो गए। सामाजिक और फाइनेंशियल जो भी मुद्दे हैं वो अलग बात है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ ज्योतिष के सूत्रों के आधार पर। तो अब जो महात्मा गांधी जी के पितृऋण हैं, उनके परिवार के जो पितृऋण हैं, वे भी जमनालाल बजाज जी से जुड़े। उसके बाद में अब आते हैं राहुल बजाज जी की। मैंने सर्च किया है तो मुझे 2 डेट मिली हैं, एक 10 जून 1938 और दूसरा 30 जून 1938। तो 10 जून से जब हम उनकी पत्री बनाते हैं, हॉरोस्कोप बनाते हैं, क्योंकि टाइम अवेलेबल नहीं हुआ, इसलिए मुझे लग्न का मालूम नहीं है कि लग्न कौन है और लग्न लॉर्ड कौन है, लेकिन यहाँ मैं हॉरोस्कोप ऐसे जो उस दिन का था, मैं वह डिस्कस कर रही हूँ आपसे और आपको बता रही हूँ। अब ये जो 10 जून वाली जो पत्रिका है, 10 जून 1938, और मुझे ज्योतिष के अध्ययन के आधार पर और स्क्रिप्चर्स के आधार पर मुझे 10 जून वाली राहुल बजाज जी की ज्यादा सही पत्री लगती है। जैसा मैंने उनके बारे में बहुत खोज की, बहुत स्टडी की, जो उनका जीवन का कार्यकलाप ला, और कुछ ऐसी बातें जो शायद कभी किसी को पता ही नहीं होंगी। जैसे 2021 अक्टूबर नवरात्र पंचमी, उस दिन राहुल बजाज जी ने कहीं पर कोई गलत कर्म कांड करवाया, और उसका भुगतान उन्हें कैसे देना पड़ा? अगली नवरात्र अप्रैल 2022 आने से पहले ही फरवरी 2022 को उनका देहावसान हो गया और वह ये धरती छोड़ करके चले गए। दोस्तों, यह भी एक सबक है, लालचवश या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के, कान के कच्चे होकर के आप कोई गलत कार्य करते हैं, कर्मकांड करवाते हैं, तो उसका भुगतान, और वह भी नवरात्र के दिनों में,
तो भगवती कहाँ माफ करने वाली थी। तो आप देखिए अगला नवरात्र वो देख नहीं पाए। आइए, उनका 12 फरवरी 2022 को उनका देहावसान हुआ 84 इयर्स की लाइफ में। और वैसे देखा जाए तो उनको जो है भारत जो थर्ड हमारा मोस्ट प्रेस्टिजियस सिविलियन अवार्ड है उससे भी उन्हें नवाजा गया, भारत भूषण से। दोस्तों ये समझने की बात है, आप कितने भी ऊंचे हो जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं, आप नेता हो जाएं, आप राजनेता हो जाएं, आप अभिनेता हो जाएं, आप क्लास 1 ऑफिसर हो जाएं, गस्टेड ऑफिसर हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, लखपति हो जाएं, करोड़पति हो जाएं, लेकिन आपको कान के कच्चे नहीं होना है। और स्पेशली जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं या घर सक्सेसफुल लोग होते हैं, वहां की जो पत्नियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो पतियों से ज्यादा बड़ा ईगो लेकर के चलती हैं। और उनको लगता है कि उन्होंने जो देख लिया, जो सुन लिया, वही सत्य है और वो अकाट्य है, और वो अपने घर के पुरुषों को इंस्टिगेट करती हैं, प्रोवोक करती हैं गलत कार्य के लिए, अपना ईगो रखने के लिए। और उसका भुगतान कैसे भुगता वह भी मैं बता दिया। और आगे उनकी जनरेशंस भी आप देखिएगा, राहुल बजाज जी के बच्चों के जो पोते पोतियां आएंगे, जो आगे बच्चे आएंगे, उनके उसमें पितर ऋण होंगे। राहुल बजाज जी की पत्री में जो है, जो चंद्रमा है वो 7 नंबर में है, मतलब कि तुला राशि में है। धन वैभव रहा, धन वैभव की राशि में उनका जन्म हुआ। और लेकिन उनकी पत्रिका में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं है और कोई भी ग्रह स्वराशि का नहीं है। सूर्य बुध केतु अपने आप में दिखाते हैं, सूर्य केतु और शनि 3 पितृदोष राहुल बजाज जी की पत्रिका में है। तो जब सूर्य केतु और शनि ये 3 पितृरोग हैं, पितृदोष हैं, इसका मतलब कि उनके पितरों ने प्रभाव का, सरकार लाभ का, राजस प्रभाव का लाभ उठा करके गरीब, मजदूर, मेहनत करने वालों का हक मारा। दूसरा केतु, केतु का दोष मतलब उसमें लोगों के पुत्र भी जो है वो उनको पुत्रों को नुकसान हुआ। तो देखिए सूर्य का पितृदोष, केतु का पितृदोष और शनि का पितृदोष उनके पत्रिका में आ गया। अब राहुल बजाज जी को कभी किसी ने, एस्ट्रोलॉजर ने ये नहीं कहा होगा, हालांकि उन्होंने बहुत, मुझे मालूम है कि वे काफी फॉलो करते थे एस्ट्रोलॉजी को और समय समय पे बहुत बड़े उपाय भी उन्होंने किए, लेकिन उनको कभी किसी ने ये नहीं बताया कि आप भूल करके भी कभी गरीब जरूरतमंद का, वर्कर का हक मत मारिएगा। लेकिन क्या हुआ, रामपुर की जो शुगर मिल है, लखीमपुर खीरी की शुगर मिल है, कितने ही पैसे उन्होंने गन्ना फार्मर्स के नहीं दिए हैं और उसका नतीजा देख लीजिए। तो शनि का हो गया ना, पितृऋण एक्टिव हो गया। एक तो वो पहले से ये पितृदोष लेकर के आए और अब ये पितृदोष जो है वो एक्टिव हुआ जब उन्होंने लोगों के, वर्कर्स के, मुलाजिमों के पैसे नहीं दिए। तो वह डेफिनेट है कि पुत्रों को भी हानि हुई। और स्पेशली एक और बात उनके बारे में बताने जा रही हूं मैं, एक कोई नीले वस्त्र पहने हुए, चाहे उनका नीला पट्टा था, चाहे उनका नीला कुर्ता था, चाहे नीली ड्रेस थी, कंधे का पट्टा था, कुछ भी था, नीलो वस्त्र या जैकेट, आजकल हमारे आचार्यगण जैकेट भी पहनते हैं, नीले रंग के कपड़े धारण किए हुए कर्मकांडी व्यक्ति की उन्होंने हत्या करवाई। बहुत ही दुखद है। यह भी उनकी पत्रिका में निकल करके आता है, उसका भी उनको जो दोष लगेगा ही लगेगा और उनके परिवार को यह दोष झेलना ही होगा। शनि मीन में है। अब दोस्तों दूसरी पत्रिका अगर हम देखते हैं 30 जून 1938 की, तो उसमें जो है सिर्फ, और इसमें जो किस दशा में वो गए, महादशा, मंगल की महादशा में वो गए, उनकी मृत्यु हुई। उनकी पत्री में 3 नंबर में शुक्र मंगल है और 2 नंबर में सूर्य बुध केतु और 12 में शनि और 11 में गुरु। शनि की राशि में गुरु भी जो है शुभकारी नहीं होते हैं। 10 नंबर में तो गुरु नीच ही हो जाते हैं। वह भी इंगित करता है 10 और 11 में कि इनके परिवार में जो है पूजा पाठ का
शुभकारी लाभ कम हुआ या उसको शुभकारी रूप में कम यूज किया गया, जबकि उसके वाम जो हम कहते हैं वामपंथी या वाम जो लाभान्वित है क्रियाकलाप है, उससे ज्यादा लाभ उठाया गया और बिजनेस को बढ़ाया गया। और राहु वृश्चिक राशि में है। तो दोस्तों ये थी इनकी एक पत्रिका। और दूसरी पत्रिका जब हम देखते हैं तो इसमें जो है उनका 30 जून 1938, उसमें फिर से इनका शनि का जो है पितृऋण बनता है उसमें, क्योंकि उसमें केतु जो है वो वहां नहीं है, 2 नंबर की राशि में है, और जबकि सूर्य और बुध जो है वो 3 नंबर में चले जाते हैं, क्योंकि 15 तारीख के बाद रफली जो है सूर्य अगली राशि में चले गए, वो उसमें चले गए, जमिनी में चले गए, और बुध भी क्योंकि 20 से लेकर के 28-30 दिन में मूव कर जाते हैं अगली राशि में, तो वह भी मूव कर गए 30 दिन के हिसाब से, 30 तारीख के हिसाब से, और खाली केतु जो है वो 2 नंबर की राशि में। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए, ये मैंने आपको एक केस स्टडी बताई है कि कैसे 100 सालों के अंदर ही एक घराना, राजघराना कह लीजिए, इंडस्ट्रियलिस्ट घराना कह लीजिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड कह लीजिए, कॉर्पोरेट नाम कह लीजिए, कि कहाँ उसको जो है 3rd नंबर पे जो है माना जाता था। और लेकिन गलती, और ये राहुल बजाज जी की, तो मैं सिर्फ एक पत्रिका आपको एनालाइज करके बता रही हूँ राहुल बजाज जी की, तो बाकी पत्रियों में भी जब देखेंगे तो इस तरह से बहुत सारे होंगे। लेकिन बात यह है कि हमारे एस्ट्रोलॉजर्स बताते नहीं हैं। अगर राहुल बजाज जी की पत्रिका जिस किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने देखी थी तो उनको बताना चाहिए था कि राजन ये गलती मत करिएगा, कितने भी आप इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े हो जाएं, लेकिन आप गरीबों का, वर्कर्स का हक मत मारिएगा, वरना आपकी 7 पुश्तें, ये जो आपने 3 जनरेशन में खड़ा किया है 40 कंपनियों का, जो आपने महल बनाए हैं इतने, ये जो बनाए हैं, ये सब धराशायी हो जाएंगे, और आगे आपकी 7 पुश्तें जो हैं उनका क्या ही हाल होगा वो आप देखेंगे, और 3rd जनरेशन में ही दिखाई दे जाएगा। खैर, इस प्रकार से दोस्तों यह जरूरी था पितृदोष के बारे में बताना। इसमें मैंने आपको कथानक भी बताया, लॉर्ड कृष्णा और भीष्म पितामह का कन्वर्सेशन था, वह भी बताया। तो उससे अब मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा पितृदोष क्या है। तो आप बिल्कुल भी अपने जीवन में इस बात को धारण कर लीजिए कि किसी भी प्रकार से कुछ भी छलबल मत चलाइएगा, कोई छल कपट मत करिएगा, किसी का भी तन मन धन, स्पेशली ज्वेलरी, महिलाएं जो है दूसरे की ज्वेलरी हथिया लेती हैं, घर परिवारों में ये बहुत चलता है। माएँ जो है, सासें जो है अपनी बेटियों को दे देती हैं, बहू की ज्वेलरी जो लाई हुई होती है वो बहू को, बेटियों को दे देती हैं। ये बहुत परिवारों में है, बहुत हमारे पास आते हैं ऐसे केसेस। तो दोस्तों ऐसी भूल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जहां पे आप सोना करते हैं तो आप सूर्य का नुकसान करते हैं। जब आप शनि, जिस तरह से चंद्र और शनि, अगर चंद्र और शनि की युति है तो साफ बताता है कि वहां पर जो है चंद्र मां रूपी किसी महिला को विष दोष, इसे विष दोष कहा जाता है, कोई विष या कोई केमिकल या कोई कंटेमिनेशन से उसको मारा गया है। तो 3rd जनरेशन में यह युति आएगी आएगी। इसी प्रकार से सूर्य राहु की है, इसी प्रकार से राहु और चंद्र की है। तो यह जो है ये कैसे आ जाते हैं, अब जिनके बच्चे जो हैं मंगल केतु की 1999 में पैदा हुए, तो वो एक तरह से वो उनको दंडित करने के लिए ही हुए हैं, वो दंड ही लेकर के आए हैं अपने माता पिता के लिए, जो 99 में पैदा हुए हैं, उस समय में पैदा हुए हैं जिस समय में 2-3 महीने में मंगल केतु की युति थी। और उससे पहले जो है वो 1989 में, जबकि उस समय भी लियो राशि में जो मंगल और केतु की युति थी। तो इस तरह से ये जो युति होती है दोस्तों, उस समय में ही आपके घर का बच्चा जो पैदा क्यों हुआ, वो साफ बताता है कि वह पितृ ऋण लेकर के, पितृ ऋणों की बात नहीं कर रहे हम आज यहाँ पे, पितृ दोषों की बात कर रहे हैं, कि जो आपके पितरों द्वारा गलतियां की गई या आपके द्वारा पूर्व जन्मों में गलतियां की गई, वह साफ दिखाई देती है। पितृऋणों का हम फिर किसी दिन बात करेंगे दोस्तों। इस प्रकार से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, इसको बार बार देखिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा, और प्रश्न हो तो प्रश्न डालिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू।